ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। जब किसी कंपनी की आमदनी करोड़ों में बढ़ रही हो, लेकिन उसका मुनाफा शून्य से भी नीचे मतलब सीधे पाताल में जा रहा हो, तो क्या ये घबराने की बात है या फिर ये एक बहुत बड़े टर्न अराउंड यानी सुधार की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो किसी भी निवेशक की रातों की नींद उड़ा सकता है। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन में हम बिल्कुल इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। हाल ही में एस्थेटिक लाइफ साइंसेज लिमिटेड के जो नए दस्तावेज सामने आए हैं ना, वे एक बेहद दिलचस्प और काफी जटिल कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी उन दस्तावेजों को गहराई से देखा है। तो 27 अप्रैल 2026 को हुई उनकी बोर्ड मीटिंग के फैसले, वित्तीय वर्ष 2026 के ऑडिटेड नतीजे, BSR एंड कंपनी LLP की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट और आगामी 32वीं वार्षिक आम बैठक यानी जो उनकी AGM है, उसका पूरा खाका अब सार्वजनिक हो चुका है। सही कहा। और इस विस्तृत चर्चा का लक्ष्य इन भारी भरकम दस्तावेजों के पीछे छिपी असली रणनीति को डिकोड करना है। एकदम। हम ये समझेंगे कि आम रिटेल निवेशकों के लिए इन वित्तीय नतीजों का असल मतलब क्या है और बोर्ड रूम में हो रहे बड़े बदलावों के पीछे का असली खेल क्या है। और सबसे अहम बात, आने वाले दिनों में निवेशकों को अपने वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले एक बहुत ही अहम बात पर ध्यान देना जरूरी है। एस्थेटिक लाइफ साइंसेज कोई अकेली हवा में नहीं झूल रही है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे गोदरेज ग्रुप जैसी एक बेहद मजबूत पेरेंट कंपनी का पूरा ढांचा खड़ा है। और ये बात इतनी क्रिटिकल क्यों है? देखिए, जब कोई भी कंपनी इतने भारी घाटे से गुजर रही होती है ना, तो उसके पीछे खड़े प्रमोटर की वित्तीय ताकत और उनकी साख बहुत मायने रखती है। मतलब उनकी रेप्यूटेशन। हाँ, रेपुटेशन। एक छोटे रिटेल निवेशक के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि गोदरेज का ये समर्थन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात की गारंटी है कि कंपनी के पास इस संकट से बाहर निकलने के लिए संसाधन और एक ठोस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आधार मौजूद है। तो चलिए सीधा उन वित्तीय आंकड़ों और ऑडिट रिपोर्ट के भीतर झांकते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY26 के जो नतीजे आए हैं, वे बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखाते हैं। अजीब कैसे? अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो काफी सुधरा है। वित्तीय वर्ष 2025 में ये लगभग 3,440 करोड़ रुपए था, जो अब FY26 में बढ़कर 3,770 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। हाँ, मतलब बिक्री बढ़ रही है, माल बाजार में जा रहा है। वही तो। लेकिन कंपनी अभी भी नेट लॉस में है, शुद्ध घाटे में, और उनका ऑपरेटिंग मार्जिन अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। अब आम समझ तो यही कहती है कि अगर माल ज्यादा बिक रहा है तो मुनाफा भी होना चाहिए। यहाँ ये गणित उल्टा क्यों पड़ रहा है? ये एग्रोकेमिकल सेक्टर की एक बहुत ही क्लासिक समस्या है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रेवेन्यू का बढ़ना सिर्फ ये दर्शाता है कि बाजार में उनके उत्पादों की जो वॉल्यूम डिमांड है वो वापस आ रही है। किसान और कंपनियां उनके उत्पाद खरीद रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन का सीधा सा मतलब है कि उस मांग को पूरा करने के लिए जो खर्च हो रहा है वो कमाई से कहीं ज्यादा है। लागत बढ़ गई है। हाँ, कच्चे माल की कीमतें, सप्लाई चेन की लागत और फिक्स्ड खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वे बढ़ी हुई बिक्री के फायदों को पूरी तरह से निगल रहे हैं। बाप रे। सीधी सी बात है, जब एक कंपनी 100 रुपए का सामान बनाने में 110 रुपए खर्च कर रही हो, तो वो चाहे कितने भी करोड़ का माल बेच ले, अंत में वो शुद्ध घाटे में ही रहेगी। और यहीं पर निवेशकों के मन में सबसे बड़ा डर पैदा होता है। जब कोई कंपनी इतने भारी घाटे में होती है तो अक्सर बाजार में अफवाहें उड़ने लगती हैं कि कहीं खातों में कुछ हेराफेरी तो नहीं हो रही है। हाँ, और इसी संदेह के बीच ऑडिटर की रिपोर्ट एक बहुत ही अहम दस्तावेज बन जाती है। बिल्कुल। और मैंने देखा कि BSR, एनको, LLP के जो ऑडिटर हैं राहुल चौधरी, उन्होंने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों ही वित्तीय परिणामों पर अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। हाँ, जिसमें उनकी जो सब्सिडरीज हैं बहराम केमिकल्स और कमर्शियलाइज्ड एग्रीकोला, वो भी शामिल है। तो रिटेल निवेशकों के लिए इस भारी भरकम शब्द अनमॉडिफाइड ओपिनियन के पीछे का असली मतलब और महत्व क्या है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन को अगर बिल्कुल सरल भाषा में डिकोड करें ना, तो इसका मतलब है बिना किसी शर्त के दी गई क्लीन चिट। अच्छा। ऑडिटर राहुल चौधरी ने कंपनी के सारे बिल, कच्चे माल की खरीद, कर्ज के दस्तावेज और इन्वेंट्री का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस राय का मतलब यह है कि कंपनी के वित्तीय खातों में कोई भी गड़बड़ी या
क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं की गई है। मतलब जो हिसाब किताब दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी है। वो भारतीय अकाउंटिंग मानकों के एकदम अनुरूप है। देखिए, जब कोई कंपनी घाटे में चल रही होती है तो एक छोटे शेयरधारक के लिए सबसे बड़ी राहत यही होती है कि प्रबंधन उनसे कुछ छिपा नहीं रहा है। वित्तीय स्वास्थ्य की जो भी डरावनी तस्वीर दिखाई जा रही है वो 100% असली है। बिल्कुल असली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी मरीज का बुखार 104 डिग्री है और डॉक्टर कह रहा है कि हमने सारे ब्लड टेस्ट कर लिए हैं और रिपोर्ट एकदम असली है, हम कोई बीमारी छिपा नहीं रहे हैं। हाँ, सही एनालॉजी है। तो रिपोर्ट का पारदर्शी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या केवल ईमानदार खातों के दम पर कोई निवेशक उस कंपनी में रुका रह सकता है? खासकर तब जब हम डैशबोर्ड में देखते हैं कि एस्टेक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो आरओई है वो -25.2% तक गिर चुका है। -25.2% बहुत कम है। तो बीमारी तो साफ दिख रही है, लेकिन इसका इलाज कहाँ है? देखिए, पारदर्शिता किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। ये सिर्फ सही डायग्नोसिस है। बिना सही डायग्नोसिस के टर्न अराउंड शुरू ही नहीं हो सकता। ये भी है। पारदर्शी रिपोर्ट सिर्फ ये स्थापित करती है कि प्रबंधन ईमानदार है। अब इस -25.2% आरओई रूपी बीमारी का इलाज करने के लिए नए डॉक्टर्स की जरूरत है। नए डॉक्टर? हाँ, और यही कारण है कि अगर हम 27 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग के फैसलों को देखें तो पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व को बदलने पर केंद्रित नजर आती है। जब पुरानी रणनीतियां काम नहीं कर रही हों तो नए चेहरों को कमान सौंपनी ही पड़ती है। तो चलिए इस नेतृत्व परिवर्तन को थोड़ी गहराई से समझते हैं। 27 अप्रैल की मीटिंग में अस्तेक ने अपने बोर्डरूम में एक बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने अरिजित मुखर्जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ की भूमिका दी है। जी। वहीं दूसरी ओर प्रोमोटर ग्रुप जो गोदरेज हैं, उनकी तरफ से विशाल शर्मा और बुर्जिस एन गोदरेज को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जा रहा है और मैथ्यू ईपे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में लाया जा रहा है। बिल्कुल, काफी बड़े बदलाव हैं। अब एक रिटेल निवेशक ये सोच सकता है कि कंपनी पहले ही घाटे में है और यहाँ एक साथ इतने सारे नए चेहरों को बोर्ड में लाया जा रहा है। क्या ये गोदरेज की तरफ से वर्तमान प्रबंधन पर अविश्वास का संकेत है, जहाँ वे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव है? नहीं, ये कोई रूटीन बदलाव नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक है। इन नियुक्तियों को हमें 3 अलग-अलग परतों में समझना होगा। ठीक है, समझाइए। सबसे पहले आते हैं अरिजीत मुखर्जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि वे रोजमर्रा के कामकाज यानी फैक्ट्रियों का संचालन, उत्पादन लागत को कम करने और सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। बिल्कुल, वे जमीन पर रहकर उस 25.2% आरओई को सुधारने का पसीना बहाएंगे। अब दूसरी परत में आते हैं विशाल शर्मा और बुर्जीस गोदरेज, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनका क्या रोल होगा? ये लोग रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देंगे। इनका काम फैक्ट्री चलाना नहीं है, बल्कि इनका काम है रणनीतिक दिशा तय करना। गोदरेज ग्रुप अपनी पूंजी और अपने ब्रांड का जोखिम उठा रहा है ना। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए वे ऐसे लोगों को बोर्ड में बिठा रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि एस्टेक की दीर्घकालीन रणनीति गोदरेज के बड़े विजन के साथ मेल खाती हो। वे संसाधनों के आवंटन यानी कैपिटल एलोकेशन और भविष्य के बड़े जोखिमों का आकलन करेंगे। समझ गई। और तीसरी परत है मैथ्यू ईपे की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। हाँ। अब एक छोटे शेयर होल्डर के लिए, जिसके पास शायद कंपनी के सिर्फ 10 या 20 शेयर हों, ये नियुक्ति सबसे ज्यादा अहम क्यों है? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की असली ताकत क्या होती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड रूम में आम शेयरधारकों का सबसे बड़ा रक्षक होता है। अच्छा। मैथ्यू ईपे ना तो कंपनी के रोजमर्रा के कर्मचारी हैं और ना ही उनका प्रमोटर ग्रुप यानी गोदरेज से कोई सीधा वित्तीय जुड़ाव है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करना है। तो वे एक तरह से निगरानी रखते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए बोर्ड में कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिससे गोदरेज ग्रुप को तो फायदा हो रहा हो, लेकिन एस्थेक के छोटे शेयरधारकों को नुकसान हो सकता है। ऐसा तो कॉर्पोरेट जगत में अक्सर होता है। होता ही है। तो ऐसे में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये कानूनी और नैतिक दायित्व है कि वो उस फैसले पर सवाल उठाए, उसका विरोध करे और ये सुनिश्चित करे कि प्रबंधन के फैसलों पर निष्पक्ष निगरानी रखी जा रही है। मतलब वे एक तरह से बोर्डरूम में चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। एकदम सटीक, चेक एंड बैलेंस। इसी चेक एंड बैलेंस से जुड़ी एक और बहुत बड़ी चीज सामने आती है, जो इस नए बोर्ड का पहला बड़ा कदम है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा है।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हाँ, अब बाजार में जैसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या आरपीटी का नाम आता है, रिटेल निवेशकों के कान खड़े हो जाते हैं। अक्सर इसका मतलब ये निकाला जाता है कि प्रमोटर्स अपनी ही एक कंपनी का मुनाफा अपनी ही किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं। सही बात है। तो एस्टेक के मामले में इन ट्रांजैक्शंस के पीछे का असली तंत्र क्या है? देखिए, ये चिंता ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल जायज है, लेकिन एस्टेक की स्थिति में इसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा। एस्टेक लाइफ साइंसेज जो है ना, वो गोदरेज एग्रोवेट के अंतर्गत काम करती है। हाँ, वो उनकी होल्डिंग कंपनी है। अब एग्रोकेमिकल उद्योग में कच्चे माल के सप्लाई का सुरक्षित होना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। कई बार बाहरी वेंडर्स पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ही पेरेंट कंपनी या ग्रुप की अन्य सब्सिडरीज के साथ व्यापार करना ज्यादा किफायती और सुरक्षित होता है, क्योंकि सप्लाई चेन नहीं टूटती। बिल्कुल। अगर एस्टेक को किसी खास केमिकल की जरूरत है और गोदरेज की ही कोई दूसरी कंपनी उसे बनाती है, तो वे आपस में व्यापार कर सकते हैं। इससे बाजार की अस्थिरता से बचा रह सकता है। लेकिन इसमें यह कैसे सुनिश्चित होता है कि एस्टेक वो माल किसी बाहरी कंपनी की तुलना में बहुत महंगी कीमत पर नहीं खरीद रही है? यहीं पर शायद आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का सिद्धांत लागू होता है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। कानून ये कहता है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइसिंग पर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि एस्टेक अपनी पेरेंट कंपनी गोदरेज से माल उसी कीमत पर खरीदेगी या बेचेगी जिस कीमत पर वो बाजार के किसी अनजान बाहरी कंपनी के साथ व्यापार करती। कोई स्पेशल डिस्काउंट या भारी मुनाफा नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इन बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए शेयर धारकों से स्पष्ट मंजूरी ली जा रही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मौजूदगी और शेयर धारकों का वोट ये तय करता है कि ये ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से पारदर्शी हों और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको फायदा पहुंचाएं, न कि किसी प्रमोटर की जेब भरें। एकदम सही। तो अब बारी आती है एक्शन प्लान की। शेयर धारकों को इन सारी बातों पर अपनी मुहर लगानी है। हमारे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों की क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले है बुक क्लोजर की तारीख। बहुत जरूरी तारीख है। हाँ, यह रविवार 26 जुलाई 2026 से शुरू होकर गुरुवार 30 जुलाई 2026 तक रहेगी। बुक क्लोजर का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसे एक बड़े इवेंट की गेस्ट लिस्ट या RSVP डेडलाइन की तरह समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी निवेशक का नाम 26 जुलाई से पहले कंपनी के शेयर धारकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है, तो वो व्यक्ति 31 जुलाई की जो AGM है उसमें न तो हिस्सा ले सकता है और न ही इन अहम प्रस्तावों पर वोट कर सकता है। ये एनालॉजी एकदम सही है। देखिए, जब शेयरों की खरीद बिक्री रोज होती है तो कंपनी को एक कट ऑफ डेट तय करनी पड़ती है ताकि पता चले कि वोटिंग का असली हकदार कौन है। हाँ, तो बुक क्लोजर के दौरान शेयरों के ट्रांसफर का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद आती है 32वीं वार्षिक आम बैठक, जो अश्य और शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। और जो निवेशक शारीरिक रूप से यानी फिजिकली या वर्चुअल मीटिंग के जरिए इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग की सुविधा है। जी। तो रिटेल निवेशकों को इस ई-वोटिंग प्रक्रिया को कैसे पूरा करना चाहिए? अगर कोई निवेशक ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉगिन करता है तो उसे किन अहम प्रस्तावों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आज के समय में पोस्टल बैलेट पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। बुक क्लोजर की जो कट ऑफ तारीख है उसके आधार पर सभी योग्य शेयर धारकों के रजिस्टर्ड ईमेल पते पर NSDL या CDSL की तरफ से एक लिंक और सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल भेजा जाता है, जो भी कंपनी का डिपॉजिटरी हो। हाँ, तो शेयर धारकों को उस लिंक पर क्लिक करके पोर्टल पर जाना होता है। वहां पूरी कार्यसूची यानी एजेंडा दिया गया होता है। तो वहां जाकर उन्हें क्या देखना है? जब कोई रिटेल निवेशक पोर्टल पर जाए तो उसे मुख्य रूप से 2 चीजों पर भारी ध्यान देना चाहिए। पहला, नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति, विशेष रूप से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। और दूसरा मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। निवेशक हर प्रस्ताव के आगे पक्ष यानी फॉर या विपक्ष यानी अगेंस्ट का विकल्प चुनकर अपना डिजिटल वोट सबमिट कर सकते हैं। कई बार छोटे निवेशकों को लगता है कि उनके 50 या 100 शेयरों से क्या फर्क पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी गलती है। जब बात रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे संवेदनशील मुद्दों की आती है ना, तो कानूनन प्रमोटर्स खुद वोट नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, फैसला पूरी तरह से छोटे और गैर प्रमोटर शेयरधारकों के हाथ में होता है।
इसलिए हर एक वोट कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये तो सच में एक बहुत ही सशक्त करने वाली जानकारी है। एक निवेशक ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली, नए बोर्ड के गवर्नेंस मॉडल को समझ लिया और ई वोटिंग के जरिए अपना फैसला भी सुना दिया। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा रहता है। क्या इस समय एस्टेक लाइफ साइंसेज निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है? ये $1 मिलियन का सवाल है। जो वित्तीय डैशबोर्ड हमारे पास है वो इस कंपनी को 10 में से महज 4.8 का स्कोर देता है। डैशबोर्ड बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अभी कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं है, बल्कि एक टर्न अराउंड स्टोरी है। हाँ, 4.8 स्कोर काफी कुछ कह देता है। उसे करें तो ये वेट एंड वॉच की थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। बाजार में कभी भी किसी कंपनी को अकेले नहीं परखा जाता, हमेशा उसकी तुलना प्रतिस्पर्धियों से की जाती है। जैसे इंडिया पेस्टिसाइड्स। हाँ, अगर हम इंडिया पेस्टिसाइड्स को देखें तो उनका आकार और बिजनेस मॉडल एस्थेक के काफी करीब है, लेकिन उनके मार्जिन आज भी कहीं बेहतर स्थिति में है। पीआई इंडस्ट्रीज। दूसरी ओर पीआई इंडस्ट्रीज है, जो कस्टम सिंथेसिस के क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी बन चुकी है और मुनाफे के मामले में बहुत आगे है। तो एस्थेक का रास्ता काफी लंबा है। बिल्कुल। एस्थेक को अभी इन दोनों कंपनियों के स्तर तक पहुंचने और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए अपने ऑपरेशंस में जबरदस्त सुधार करने की जरूरत है। टर्न अराउंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। और इस टर्न अराउंड में बोर्ड के कंट्रोल से बाहर के मैक्रो इकोनॉमिक कारक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी भूमिका, सच कहूं तो। डैशबोर्ड में एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। एस्टेक का कारोबार काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है, यानी एक्सपोर्ट पर। जी। इस वजह से मुद्रा विनिमय दर यानी रुपए और डॉलर के उतार चढ़ाव का इनके बिजनेस पर सबसे अधिक मतलब 5 स्टार इम्पैक्ट पड़ता है। ये 5 स्टार इम्पैक्ट काम कैसे करता है? क्या महज डॉलर के मजबूत होने से बिना कुछ अतिरिक्त किए इनकी आमदनी बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही निर्यात आधारित बिजनेस का सबसे दिलचस्प पहलू है। मैं समझाता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एस्टेक ने अमेरिका में $100 का माल बेचा। अगर उस वक्त $1 की कीमत 80 रुपए है तो उन्हें 8,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 85 रुपए का हो जाए तो उसी $100 की बिक्री पर उन्हें 8,500 रुपए मिलेंगे। मतलब बिना कुछ एक्स्ट्रा बेचे 500 रुपए का सीधा फायदा। बिल्कुल। उन्होंने एक बूंद भी अतिरिक्त एग्रोकेमिकल नहीं बेचा, उनकी फैक्ट्री ने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की, लेकिन महज करेंसी की मूवमेंट के कारण उनकी बैलेंस शीट में 500 रुपए का सीधा फायदा जुड़ गया। वाह। ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल पैडिंग की तरह काम करता है, लेकिन उसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर रुपया मजबूत हुआ तो मार्जिन बुरी तरह से कुड़ जाते हैं। सीधे सीधे नुकसान होता है। और सिर्फ डॉलर रुपए का खेल ही नहीं, डैशबोर्ड ये भी बताता है कि महंगाई और कच्चे तेल की कीमतों का भी एस्टेक पर 4 स्टार इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये सोच रही थी कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी का कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से इतना गहरा और सीधा नाता कैसे है? देखिए, एग्रोकेमिकल सेक्टर की पूरी बुनियादी पेट्रोकेमिकल्स पर टिकी है। कीटनाशकों और अन्य रसायनों को बनाने के लिए जिन सॉल्वेंट्स और कच्चे रसायनों की जरूरत होती है ना, वे सीधे तौर पर कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। जैसे कि नेफ्ता? हाँ, बिल्कुल। तो अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम उछलते हैं तो एस्टेक के लिए कच्चा माल तुरंत महंगा हो जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, कंपनी पहले से ही नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन से जूझ रही है। वही तो। कच्चे तेल की कीमतों का कोई भी बड़ा झटका उनके इस कमजोर मार्जिन को और भी गहरे घाटे में धकेल सकता है। बोर्डरूम के बड़े बड़े फैसले भी ना ग्लोबल कमोडिटी साइकिल के सामने बेबस हो सकते हैं। तो अब इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटने का समय आ गया है। बिल्कुल। आज हमने बहुत सी अहम कड़ियों को जोड़ा है। हमने देखा कि एस्टेक लाइफ साइंसेज की आमदनी FY26 में 3,770 करोड़ रुपए पार कर गई है, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में है। जी। इस घाटे के बावजूद BSR एंड कंपनी LLP का अनमॉडिफाइड ओपिनियन ये साबित करता है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पूरी तरह से पारदर्शी है, जो कि टर्न अराउंड की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है एक मजबूत लीडरशिप। एकदम सही। इस टर्न अराउंड को लागू करने के लिए ही बोर्ड में भारी फेरबदल किए गए हैं। ऑपरेशन सुधारने के लिए नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गवर्नेंस की निगरानी के लिए नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाए गए हैं। और इसके साथ ही निवेशकों के लिए जो डेट्स हैं वो भी साफ हो चुकी हैं। 26 से 30 जुलाई तक बुक क्लोजर है और 31 जुलाई को होने वाली अहम AGM की प्रक्रिया भी है,
जहां उन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जैसे अहम मुद्दों पर ई-वोटिंग के जरिए अपना फैसला देना है। और अंततः निवेशकों को मैक्रो इकोनॉमिक कारकों जैसे डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर भी बराबर नजर रखनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि यही बाहरी ताकतें तय करेंगी कि बोर्ड की ये नई रणनीतियां कितनी तेजी से जमीन पर असर दिखा पाती हैं। बिल्कुल सही। इस विस्तृत चर्चा ने वित्तीय आंकड़ों, बोर्डरूम की चालों और मैक्रो इकोनॉमी को एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर में ढाल दिया है। लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो किसी बैलेंस शीट में छपा हुआ नहीं मिलता, लेकिन जिस पर गहराई से सोचना निवेश के लिए बहुत जरूरी है। बताइए। आज हमने देखा कि एस्टेक लाइफ साइंसेज अपने आंतरिक ढांचे को, अपने बोर्ड और गवर्नेंस को पूरी ताकत से मजबूत करने में लगा है। नए चेहरे, नई रणनीतियां और पारदर्शी खाते कागज पर सब कुछ एकदम बेहतरीन लग रहा है। हाँ, कागज पर तो है। लेकिन जब किसी कंपनी का अंतिम मुनाफा पूरी तरह से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों, डॉलर रुपये के उतार चढ़ाव और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अदृश्य हाथों में कैद हो, तो क्या केवल एक मजबूत बोर्ड का होना ही कंपनी को मुनाफे में वापस लाने के लिए काफी है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर एग्रोकेमिकल सेक्टर के निवेशकों को इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे हमेशा विश्व की मैक्रो इकोनॉमी की दया पर ही निर्भर रहेंगे? यह एक ऐसा सवाल है जो लंबी अवधि के निवेश का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सत्य है। बिल्कुल, निवेशकों को इस पर जरूर सोचना चाहिए। श्रोताओं को अपनी रिसर्च जारी रखनी चाहिए, इस टर्न अराउंड स्टोरी के हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए और आगामी 31 जुलाई की एजीएम में अपने वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं भूलना चाहिए। इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।